हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 11वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 10 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विका की बात सुनकर सार्थक लाचारी से रुद्र की तरफ देखता है, मानो कहना चाह रहा हो कि तुम दोनों पति पत्नी मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। रुद्र भी सार्थक की हालत अच्छे से समझ रहा था। वहीं अद्विका की बात सुनकर आदि ने खुश होते हुए कहा, वाह भाभी, क्या बात है, आप तो जीनियस हो, आपको क्या मस्त डील है। मैं तो आपका फैन हो गया। तभी सार्थक ने अद्विका से कहा, अद्विका तुम्हें पता भी है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करवाऊंगा तो तुम्हारा ये जल्लाद पति मुझे छोड़ेगा नहीं। सार्थक की बात सुनकर अद्विका ने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो सुबह की एक्सरसाइज है जो मुझे नहीं करनी है। इसीलिए मैंने शर्त रखी थी, अगर आप अपनी शर्त पूरी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आंटी को जाकर सब बता देती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका को रोकते हुए कहा, ठीक है सार्थक, तुमसे कोई ट्रेनिंग नहीं करवाएगा। रुद्र की बात सुनकर सार्थक चैन की सांस लेता है। वहीं अद्विका और आदि के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अफसोस ये स्माइल ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि रुद्र की बात सुनकर वो स्माइल पल भर में ही गायब हो जाती है। क्योंकि रुद्र ने अद्विका से कहा, ठीक है सार्थक, तुम लोगों से ट्रेनिंग नहीं करवाएगा, क्योंकि अब मैं तुम लोगों से ट्रेनिंग करवाऊंगा, तो रेडी रहना। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। वहीं अद्विका मुंह लटकाकर रुद्र को जाते हुए देख रही थी और खुद भी पैर पटकते हुए रुद्र के पीछे चली जाती है और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका ने रूम में पहुंचकर रुद्र से कहा, आप क्यों ट्रेनिंग करवा रहे हैं? ट्रेनिंग तो हमेशा सार्थक भाई ही करवाते हैं। तो रुद्र ने कहा, हाँ, लेकिन आज से तुम्हारे कोच चेंज हो गए हैं, अब मैं तुम दोनों से ट्रेनिंग करवाऊंगा, समझी? रुद्र की बात सुनकर अद्विका मुंह लटका लेती है और मुंह लटकाकर कहती है, आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग। कितनी मुश्किल से तो मैं सार्थक भाई से पीछा छुड़ाया था, लेकिन अब आप पीछे पड़ गए हैं। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अद्विका को पकड़कर अपने पास खींच लेता है, तो अद्विका सीधा रुद्र की चेस्ट से टकरा जाती है। रुद्र ने अद्विका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ हूँ, लगता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो। नीचे सबके सामने तुमने क्या कहा था कि मैं तुमसे डरता हूँ? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप उस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, ये बात तुमने सबके सामने बोली थी तो सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका को ये तो समझ आ गया था कि रुद्र उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब वो रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है और ये बात रुद्र भी अच्छी तरह से समझ रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, अपने ये छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हैरान रह जाती है। तभी उसने अपने मन में कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इनसे छूटने के लिए कुछ सोच रही हूँ? क्या ये मेरे मन की बातें भी जानने लग गए हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कब क्या करती हो, क्या सोचती हो, मुझे सब पता होता है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, अगर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं तो मैं भी कोई आपकी बात नहीं मानूंगी। तो रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें सजा दिए बिना तो छोड़ नहीं सकता, तुम्हें सजा तो देकर ही रहूंगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका मासूम सा फेस बनाकर कहती है, आप बहुत बुरे हो, जब देखो तब आप मुझे सजा ही देते रहते हो। अगर मैं आपको सजा दूंगी तो आपको कैसा लगेगा? अद्विका की बात सुनकर रुद्र अद्विका को देखकर कहता है, तुम मुझे सजा दोगी? और क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझे क्या सजा दोगी? रुद्र की बात सुनकर अद्विका को सोचने लगती है, फिर सोचकर कहती है, मैं ना आपसे पूरे 1 हफ्ते खाना बनवाऊंगी और कोई हेल्प नहीं करेगा। अद्विका का क्यूट सा फेस देखकर उसकी पनिशमेंट सुनकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसकी बगल में लेटकर कहता है, तुम्हारी ये सजा तो सच में खतरनाक है, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रुद्र की बात सुनकर अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि रुद्र उसकी बात सुनकर डर गया। फिर अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, अच्छी बात है, आपने मेरी बात मान ली, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होता और आगे से भी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं आपको सजा दूंगी। तो रुद्र ने कहा, मैंने सिर्फ आज तुम्हारी बात मानी है, आगे नहीं मानूंगा, समझे? तो सजा के बारे में भूल जाओ। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊं, आप ही तो हमेशा मुझे सजा देते रहते हो।
तो रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें सजा देता हूँ क्योंकि तुम गलती करती हो और गलती करने वालों को तो सजा मिलती ही है। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, और जब आप गलती करते हो तो आपको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और रही बात सजा की तो रुद्र सिंह ओबरॉय को कोई सजा नहीं दे सकता। अब बस बातें बहुत हो गई, अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तो अद्विका ने कहा, पहले मैं चेंज तो कराऊं तब सोऊंगी। तो रुद्र ने कहा, चेंज करने की क्या जरूरत है, बिना कपड़ों के भी तो सो सकती हो, तो चेंज करने में टाइम वेस्ट क्यों करना। इतना बोलकर रुद्र अद्विका की साड़ी निकाल देता है और फिर धीरे धीरे उसके बाकी के कपड़े भी निकाल देता है और अपने कपड़े भी निकाल देता है। रुद्र अद्विका को अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। वहीं अद्विका भी रुद्र के सीने से किसी खरगोश की तरह चिपक कर सो जाती है। अगली सुबह रुद्र अद्विका को 5 बजे उठा देता है, लेकिन अद्विका अभी भी नींद में ही थी। वो और आदि बाहर गार्डन में रुद्र के सामने खड़े थे। अद्विका की आंखें नींद की वजह से अभी भी बंद हो रही थी। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, अद्विका वॉकअप, उठो, तुम्हें यहाँ खड़े खड़े सोने के लिए नहीं बुलाया है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, तो उस पर फोकस करो। तो अद्विका ने नींद में ही कहा, आज नहीं प्लीज, आज छोड़ दीजिए, कल से ट्रेनिंग कर लूंगी। तो रुद्र ने कहा, नहीं, ऑलरेडी पहले ही इतने दिनों का गैप हो चुका है, अब और नहीं, तो चुपचाप चलो, रनिंग करो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका बुरा सा फेस बनाकर दौड़ने लगती है, या यूं कहे वो दौड़ कम रैंक ज्यादा रही थी। अद्विका की हरकतें देखकर रुद्र अपना सिर हिला देता है, मानो कहना चाह रहा हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। रुद्र के कहने पर अद्विका बुरा सा फेस बनाकर दौड़ने लगती है, या यूं कहे वो दौड़ कम रैंक ज्यादा रही थी। वहीं रुद्र को देखकर अपना सिर हिला देता है और फिर रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, अद्विक ठीक से दौड़ो, ऐसे कौन दौड़ता है। तो अद्विका ने उसी तरह रेंगते हुए कहा, और कितना तेज दौड़ूं, आप क्या चाहते हैं मैं रॉकेट की स्पीड से दौड़ने लग जाऊं। मैं इससे तेज नहीं दौड़ सकती, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्रेनिंग मत करवाइए। तो रुद्र ने कहा, ओ तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, तब जाकर तुम ठीक से दौड़ोगी। और फिर रुद्र अद्विका को उठाकर ले जाकर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देता है। एकदम से पानी में गिरने की वजह से अद्विका की नींद एकदम से गायब हो जाती है। फिर अद्विका ने पानी में हाथ फेर मारकर चिल्लाते हुए कहा, बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। तभी अद्विका की चीख सुनकर आदि भी भागते हुए वहां आ जाता है और बाकी लोग भी, जैसे सार्थक, प्रथम, अभिक भी वहां आ जाते हैं। वहीं रुद्र अपने हाथ बांधे हुए अद्विका की नौटंकी देख रहा था। तभी आदि ने रुद्र से कहा, भाई आप अभी भाभी की हेल्प कीजिए, वो डूब जाएगी। तो रुद्र ने आदि को देखकर कहा, रियली, कोई 4 फीट पानी में डूब सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। रुद्र की बात सुनकर आदि चुप हो जाता है। वहीं अद्विका की नौटंकी अभी भी चालू थी। तो रुद्र ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, अद्विका स्टॉप इट, चिल्लाना बंद करो, चुपचाप सीधी खड़ी रहो। रुद्र की कड़क आवाज सुनकर अद्विका का चिल्लाना बंद हो जाता है और वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। अद्विका जब सीधी खड़ी होती है तब पानी उसकी कमर तक आ रहा था, जिसे देखकर अद्विका अपना सिर झुका लेती है। तभी रुद्र ने कहा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो वापस रनिंग पर चले या फिर कोई और पनिशमेंट दो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने खुद से कहा, इन्हें बहुत शौक है ना सुबह सुबह मुझे पानी में फेंकने का, अभी इन्हें बताती हूँ कि जब सुबह सुबह पानी में गिरते हैं तो कैसा लगता है। फिर अद्विका ने रुद्र को देखकर मासूम शक्ल बनाकर कहा, अब आप मेरी हेल्प तो कर ही सकते हैं यहाँ से बाहर निकालने में। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो अद्विका रुद्र का हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिससे रुद्र भी पूल में गिर जाता है। रुद्र को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अद्विका ऐसा कुछ करेगी, जिस वजह से वो नॉर्मली खड़ा था। रुद्र के पानी में गिरने पर सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहीं अद्विका के फेस पर एक लंबी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, अब पता चला आपको कैसा लगता है जब कोई हमें सुबह सुबह पानी में फेंकता है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ओ तो तुम मुझसे बदला ले रही थी। तो अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जब कोई आपको ऐसे पानी में फेंकता है तो कैसा लगता है। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तो मैं जो कुछ भी करूंगा तुम मुझसे उसका बदला लोगी, तुम भी मेरे साथ वही करोगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने अपने एटीट्यूड में कहा, हाँ, आप मेरे साथ जो करेंगे मैं भी आपके साथ वही करूंगी, आपसे बदला लूंगी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अद्विका के करीब बढ़ जाता है
और जाकर वो अद्विका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका सीधा रुद्र की चेस्ट से टकरा जाती है। वहीं बाकी लोग उन दोनों को देखकर वहां से एक-एक कर खिसक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है, और उनमें से किसी को शौक नहीं था उनका रोमांस देखने का। वहीं रुद्र ने अद्विका के भीगे हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा तुम भी मेरे साथ वही करोगी। रुद्र को अपने करीब देखकर अद्विका ने हकलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी जो आप मेरे साथ करने वाले हो, समझे आप? तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, ये शब्द से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? तो अद्विका ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, आप मुझे किस करोगे। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, अच्छा, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने जल्दी से नाव में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो रुद्र ने कहा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, मैंने ऐसा कब कहा? अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे कभी छोड़कर ना जाए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, आई प्रोमिस जान, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उन दोनों को शिल्पा जी की आवाज सुनाई देती है, जो किरण जी और रीता जी के साथ खड़ी थी। शिल्पा जी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो जाकर कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि नहा तो तुम ऑलरेडी हो चुके हो, तो जाओ जाकर रेडी हो जाओ। आज हम सब शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। शिल्पा जी की बात सुनकर रुद्र कुछ बोल पाता, तभी शिल्पा जी ने कहा, और हाँ, मैं किसी की भी कोई ना नुकुर नहीं सुनूंगी, तो चुपचाप जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। शिल्पा जी की बात सुनकर रुद्र अद्विका को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वहीं अद्विका तो शर्म से रुद्र के सीने में अपना मुंह छुपाए हुए थी। उन दोनों को जाते हुए देखकर रीता जी ने कहा, मैं रुद्र के लिए काफी खुश हूँ, आखिर उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके साथ वो खुलकर जी सकता है। रीता जी की बात सुनकर शिल्पा जी ने कहा, हाँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि रुद्र की लाइफ में अद्विका आई, शायद ही उसे अद्विका से अच्छी कोई और मिल सकती थी। अद्विका बहुत प्यारी बच्ची है। फिर वो तीनों भी वहां से रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में सब रेडी होकर नीचे हॉल में खड़े होकर रुद्र और अद्विका का वेट कर रहे थे। तभी उनकी नजर सीढ़ियों से आते हुए रुद्र और अद्विका पर जाती है। अद्विका ने आज ब्लैक कलर का जंपसूट पहना हुआ था और आधे बालों का बन बनाया हुआ था, आधे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वहीं रुद्र ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तभी सबकी नजर अद्विका पर जाती है, जिसका मुंह लटका हुआ था। अद्विका ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाया हुआ था, जिससे उसके गाल फूले हुए काफी क्यूट लग रहे थे। तभी प्रथम ने अद्विका के गालों को खींचते हुए कहा, क्या हुआ मेरी प्यारी बहना को, इसे मुंह क्यों फुला रखा है? तो अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, वो मैंने इनसे कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो इन्होंने मना कर दिया और कहा अगर मैंने आइसक्रीम खाई तो ये मुझे पनिशमेंट देंगे। तो प्रथम ने रुद्र को देखकर अद्विका से कहा, तुम्हें ऐसे मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि मेरी बहन को कौन पनिशमेंट देता है। प्रथम की बात सुनकर अद्विका के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो रुद्र को चिढ़ाते हुए प्रथम के गले लग जाती है, जिसे देखकर रुद्र अपना सिर हिला देता है। वहीं बाकी सब अद्विका की इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। तभी आदि ने कहा, अच्छा एक और बात भाभी, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं तो प्लीज वहाँ बार्गिंग मत करना, वरना भाई को एक और मॉल खरीदना पड़ेगा। आदि की बात सुनकर अद्विका ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तो रुद्र ने कहा, मतलब कुछ नहीं, अब चले। इतना बोलकर रुद्र वहां से बाहर चला जाता है और बाकी लोग भी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मॉल के बाहर खड़े थे। प्राची भी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाती है। प्राची को देखकर पहले तो अद्विका के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, लेकिन कुछ ही पल में वो स्माइल चली जाती है। तभी प्राची ने अद्विका के पास आकर कहा, अद्वि, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो अद्विका ने प्राची से कहा, जी भाभी बोलिए, आपको क्या बात करनी है? तो प्राची ने कहा, यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। तो अद्विका ने कहा, क्या हुआ भाभी, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको जो कहना है यहाँ कह सकती हैं। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने कहा, पहले तो तुम मुझे ये भाभी बुलाना बंद करो।
कल से देख रही हूँ भाभी भाभी की रट लगाए हुए है। यार फ्रेंड हूँ तेरी नाम से बुला सकती है। प्राची की बात सुनकर अद्विका ने कहा, क्या कहा तूने फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, एक दूसरे को सब बताते हैं, ऐसे बातें छुपाते नहीं। और तूने तो इतनी बड़ी बात छुपाई, इसीलिए अब तू मेरी फ्रेंड नहीं है। तो प्राची ने अद्विका से कहा, यार क्या बताती तुझे कि मेरी किसी लंगूर से शादी फिक्स हो गई है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करना चाहती। अरे अभी तक तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी इस लंगूर से शादी फिक्स हुई है। जब कल इसे देखा तब पता चला। प्राची की बात सुनकर अद्विका ने कहा, तूने प्रथम भाई को लंगूर कहा, ये तो गलत बात है। प्राची ऐसे ही किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। तो प्राची ने कहा, अच्छा मेरी माँ माफ कर दे, गलती हो गई। वहीं प्राची के मुंह से खुद के लिए लंगूर सुनकर प्रथम गुस्से में प्राची को घूर रहा था और बाकी सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। वहां कोई बड़ा नहीं था, इसीलिए प्राची ने इतना कुछ बोल दिया था। तो अद्विका ने कहा, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रही है? तुझे तो प्रथम भाई को सॉरी बोलना चाहिए, तूने उन्हें लंगूर कहा है। तो प्राची ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरी माँ, मैं तेरे भाई को सॉरी बोल दूंगी, फिलहाल तू मुझे माफ करेगी? तो अद्विका ने कहा, नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मैं तुझसे अभी भी नाराज हूँ। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी एंड आई प्रॉमिस आगे से कुछ नहीं छिपाऊंगी, हर बात तुझे बताऊंगी। प्राची की बात सुनकर अद्विका ने कहा, सच्ची? तो प्राची ने कहा, मुच्ची। प्राची की बात सुनकर अद्विका मुस्कुराकर प्राची के गले लग जाती है और फिर अद्विका ने प्राची से अलग होकर कहा, तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया। तो प्राची ने कहा, अच्छा तो नाराज कौन था मुझसे? तो अद्विका ने कहा, अच्छा तो मुझसे बातें किसने छुपाई थी? अब ये सब छोड़, चल शॉपिंग करते हैं। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, चल। तभी अद्विका ने मासूमियत से कहा, वैसे तुझे पता है ये मॉल वाले ना बहुत लूटते हैं। जब मैं पिछली बार मॉल में आई थी तब उन लोगों ने काफी उल्टे सीधे पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने भी उनसे पैसे कम करवा लिए थे। अद्विका की बात सुनकर प्राची समझ गई थी कि अद्विका ने क्या किया होगा। उन दोनों को जाते देखकर आदि ने कहा, कहीं भाभी आज फिर बार्गिंग न करने लग जाए। वैसे मुझे उन्हें बार्गिंग करते देखना है, वो किस तरह बार्गिंग करती है। इतना बोलकर आदि मुस्कुराते हुए प्राची और अद्विका के पीछे चला जाता है। तभी रुद्र ने आदि को रोकते हुए कहा, शट अप आदि, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगे। लेकिन आदि रुद्र की बिना कोई बात सुने आगे बढ़ जाता है। तभी प्रथम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं अब ये क्या खुराफाती करेगा। तभी रीता जी ने उन लोगों के पास आकर कहा, तुम लोग यहाँ खड़े होने के लिए आए हो या शॉपिंग करने के लिए? जाओ जाकर अपने लिए शादी के कपड़े देख लो, और हाँ, कुछ डिफरेंट कलर लेना, वरना जब देखो तब ब्लैक एंड व्हाइट में ही नजर आते हो। रीता जी की बात सुनकर सब लोग वहां से मेन सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वहीं अद्विका और प्राची अपने लिए कपड़े देख रही थी। तभी अद्विका को एक लहंगा पसंद आ जाता है। वो सच में काफी प्यारा था। तो अद्विका ने सेल्स गर्ल से पूछा, ये कितने का है? तो सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम ये 10 लाख का है। उस लहंगे की प्राइस सुनकर अद्विका के साथ साथ प्राची की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी आदि ने पीछे से आते हुए कहा, भाभी ये लहंगा आपको 10 लाख का लगता है? इसे देखकर कहाँ से लगता है कि ये 10 लाख का है? आदि की बात सुनकर अद्विका ने कहा, और नहीं तो क्या, ये लोग यहाँ बैठकर हमें लूट रहे हैं। इस लहंगे की कीमत 5,000 से ज्यादा नहीं है और ये लोग सीधा 10 लाख बोल रहे हैं। तो उस सेल्स गर्ल ने कहा, देखिए मैम, ये कस्टम मेड है, इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है और ये एक ही पीस है, आपको इसके जैसे और पीस नहीं मिलेंगे। तभी आदि ने कहा, इसमें क्या कस्टम मेड है, ऐसा तो मेरी भाभी भी बना देगी। फिर आदि ने अद्विका को देखते हुए कहा, है ना भाभी? आदि की बात सुनकर अद्विका ने कहा, और नहीं तो क्या, ऐसा लहंगा तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं खुद ही बना लेता। अद्विका के ऐसे बहस करते देखकर आदि को काफी मजा आ रहा था। वहीं बाकी लोग हैरानी परेशानी से उसे देख रहे थे। तभी शिल्पा जी ने वहां आकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है? शिल्पा जी को देखकर अद्विका ने कहा, देखिए ना आंटी, ये लहंगा ये लोग 10 लाख का बता रहे हैं, अब इस लहंगे में 10 लाख जैसा क्या है, बताइए जरा। अद्विका की बात सुनकर शिल्पा जी ने कहा, अद्वि बेटा, ये ब्रांडेड कपड़े हैं, इनकी कीमत लाखों में ही होती है। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, क्या, इतने में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी के कपड़े खरीद सकती हूँ, मुझे नहीं लेने इतने महंगे कपड़े। अद्विका की मासूमियत देखकर शिल्पा जी मुस्कुरा देती है और फिर शिल्पा जी ने अद्विका से कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो खरीद लो और प्राइस पूछने की जरूरत नहीं है, तो बिना टेंशन के जो पसंद आ रहा है वो खरीद लो, ठीक है?
और फिर शिल्पा जी ने प्राची से कहा, प्राची तुम भी अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिल्पा जी की बात सुनकर प्राची ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इतना बोलकर शिल्पा जी भी वहां से चली जाती है। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आप अपनी शॉपिंग कीजिए, मैं अपनी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तभी अद्विका ने आदि को रोकते हुए कहा, एक मिनट आदि, तुम्हें पता था ना कि ये कपड़े डिजाइनर है? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। आदि की बात सुनकर अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, उल्टा मेरा साथ दे रहे थे? तो आदि ने कहा, वो क्या है ना कि मैं अपनी प्यारी भाभी को बार्गिंग करते देखना चाहता था कि वो बार्गिंग कैसे करती है, बस इसीलिए। तो अद्विका ने कहा, ये तो गलत बात है आदि, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वैसे उस दिन जब मैं शॉपिंग पर गई थी तब तो उन लोगों ने पैसे कम कर दिए थे, रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा था। तो आदि ने अद्विका का गाल खींचते हुए कहा, ओहो मेरी इनोसेंट भाभी, उन लोगों ने इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपके पति और मेरे महान भाई ने वो पूरा मॉल ही खरीद लिया था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मॉल के ओनर की वाइफ को कुछ कह सके। इसीलिए आपको याद है, घर से निकलते टाइम मैंने मना किया था कि यहाँ आप बार्गिंग मत करना वरना भाई को ये भी मॉल खरीदना पड़ेगा। आदि की बात सुनकर अद्विका ने हैरानी से कहा, क्या उन्होंने मॉल ही खरीद लिया? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। आदि और अद्विका बात कर ही रहे थे तभी उन लोगों के पास रुद्र और प्रथम भी आ जाते हैं। प्रथम ने वहां आकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है? तो आदि ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो भाभी को कुछ बता रहा था बस। अच्छा चल, मैं अब चलता हूँ, मुझे भी शॉपिंग करनी है क्योंकि मुझे शॉपिंग में टाइम लगता है। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े ही पहनकर घूमता फिरूं। इतना बोलकर आदि बिना किसी की बात सुने वहां से चला जाता है। तभी रुद्र ने अद्विका से पूछा, तुमने कुछ खरीदा या फिर पूरा टाइम बार्गेन करने में लगा दिया? रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपना सिर झुका लेती है क्योंकि उसे पता था कि उसने 2 बार कितनी बड़ी बेवकूफी की है। रुद्र की बात पर अद्विका ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रुद्र के पीछे चली जाती है। अब वहाँ केवल प्रथम और प्राची ही बचे थे, तो प्राची भी वहाँ से जाने लगती है। तो प्रथम प्रथम प्राची का हाथ पकड़ लेता है। प्रथम के ऐसे हाथ पकड़ने पर प्राची प्रथम को घुरकर देखती है और पूछती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना भड़क क्यों रही हो, जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने तो अपनी होने वाली बीवी का ही तो हाथ पकड़ा है। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। एक तो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। प्राची की बात सुनकर प्रथम को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहां जितने भी लोग थे उन्हें ही घूर रहे थे। तो प्रथम गुस्से में प्राची का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। प्रथम प्राची को चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। प्रथम की इस हरकत पर प्राची ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो प्रथम ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ? अभी तक तो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन इसके बाद तुम मुझे बदतमीज कह सकती हो। इससे पहले प्राची कुछ बोलती, उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि प्रथम ने प्राची के सॉफ्ट होठों को अपने रफ होठों से ब्लॉक जो कर दिया था। प्रथम प्राची को काफी रूडली किस कर रहा था। वहां प्राची उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो प्रथम को 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। लगभग 10 मिनट बाद प्रथम प्राची के होठों को आजाद करते हुए बाइट कर लेता है, जिसे प्राची घुरकर प्रथम को देखती है। प्राची के ऐसे देखने पर प्रथम ने उसके होठों को सहलाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। मैंने तो बस तुम्हारी कही हुई बात ही पूरी की है। अब आगे से बिना सोचे समझे ऐसा कुछ मत कहना जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे ऐसे जबरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो? प्राची की बात सुनकर प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज आई लव यू बेबी। तो प्राची ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो फिर क्यों तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो? तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं करती, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। तो प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, इन योर ड्रीम? तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और प्रथम अग्निहोत्री अपने सपनों को पूरा करना अच्छे से जानता है। इतना बोलकर प्रथम प्राची के गाल पर किस करके वहां से चला जाता है और प्राची गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है।
वहीं रुद्र ने अद्विका के लिए एक लहंगा खरीदा था, अद्विका को उसे ट्राई करने के लिए भेजा था। जब अद्विका लहंगा पहनकर बाहर आती है तो देखती है एक लड़की रुद्र से चिपक रही है। रुद्र के पास किसी लड़की को देखकर अद्विका की आंखें छोटी हो जाती है और वो गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ जाती है। अद्विका सीधा जाकर उस लड़की को एकदम पकड़कर रुद्र से दूर कर देती है। उस लड़की को इसकी उम्मीद नहीं थी तो लड़खड़ाकर गिर जाती है। वो लड़की अद्विका को गुस्से में घूर रही थी। तभी उस लड़की ने गुस्से में खड़े होकर अद्विका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? इससे पहले रुद्र कुछ बोलता अद्विका बीच में ही बोल पड़ती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे चिपकने की? जैसे कोई छिपकली दीवार से चिपकी रहती है उसी तरह तुम इनसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। अद्विका की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो अद्विका ने कहा, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो बहुत ही चिपकू टाइप हो। इतना बोलकर अद्विका रुद्र का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। रुद्र अद्विका का ये रूप देखकर हैरान था। वहीं वो लड़की गुस्से में अद्विका को वहां से जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़की ने उस लड़की के पास आकर कहा, शिखा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, ये शिखा देसाई है, नितिन देसाई की बेटी, और वो दूसरी लड़की कोई और नहीं मुक्ति है। मुक्ति के पूछने पर शिखा ने उसे धक्का देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। शिखा के धक्का देने पर मुक्ति चेंजिंग रूम के गेट से टकरा जाती है। उस गेट में एक कील बाहर निकली हुई थी जो मुक्ति के हाथ में चुभ जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। शिखा गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं मुक्ति भी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए चली जाती है। मुक्ति वहां से मॉल की दूसरी साइड चली जाती है जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मुक्ति ने अपने दर्द को काफी बर्दाश्त किया हुआ था। अब वो दर्द आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़कने लगता है। मुक्ति अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जिससे उसकी सिसकियां निकल रही थी। वहीं अभी किसी से फोन पर बात करते हुए उधर ही आ गया था। अब अभी बात करने के बाद वहां से जा रहा था, तब उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ चला जाता है। अभी वहां जाकर देखता है एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी अपना मुंह घुटनों में छुपाए रो रही है। तभी अभिक ने उस लड़की के पास जाकर कहा, हे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अभिक के पूछने पर वो लड़की अपना सिर ऊपर करके देखती है, जिसे देखकर अभिक ने हैरान होते हुए कहा, मुक्ति तुम यहाँ? वहीं मुक्ति अभिक को देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है तो अभिक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे मुक्ति की चीख निकल जाती है। अभिक ने वही हाथ पकड़ा हुआ था जिससे मुक्ति को चोट लगी थी। तभी अभिक ने नजर मुक्ति पर जाती है जहां से खून निकल रहा था। खून देखकर अभिक ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें तो चोट लगी है, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मुक्ति ने अभिक को रोकते हुए कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ, ये बस मामूली सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। मुक्ति की बात सुनकर अभिक ने कहा, ये मामूली सी खरोंच लग रही है, तुम्हें खून निकल रहा है और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तुम चुपचाप मेरे साथ चल रही हो, समझी? फिर अभिक मुक्ति की एक बात सुने बिना ही उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं अद्विका गुस्से में रुद्र को चेंजिंग रूम में लेकर चली गई थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया था कि वो रुद्र को कहाँ लेकर आ गई है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, शांत हो जाओ जान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, ये बात आप बोल रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है? जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है वो गुस्सा ना करने का ज्ञान दे रहे हैं। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, वैसे ये बताओ इतना गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? तो अद्विका ने कहा, ये बात मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? एक तो वो छिपकली आपसे चिपकने की कोशिश कर रही थी और आप उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, तो तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? इस बात पर कि कोई लड़की मेरे पास आई थी या इस बात पर कि मैंने उसे खुद से दूर नहीं किया? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, दोनों बातों पर। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, क्योंकि मैं आपसे। अद्विका इसके आगे कुछ बोलते हुए रुक गई थी। तो रुद्र ने अद्विका को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मुझसे क्या जान, बोलो, मुझे सुनना है, तुम कहना चाहती हो जो तुम कहना चाहती हो। तो अद्विका ने रुद्र की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, अब छोड़िए मुझे और यहाँ से जाइए, मुझे चेंज करना है। तो रुद्र ने अद्विका की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले तुम अपनी बात पूरी करो या फिर मेरे सामने चेंज करो। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप बाहर जाइए। तो रुद्र ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो अद्विका ने कहा, आप जाइए, भूलिए मत, मैं ही आपको यहाँ लेकर आई थी।
तो रुद्र ने कहा, बेशक तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन जाऊँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से। तो अभी मेरी मर्ज़ी नहीं है। अब अद्विका के पास रुद्र के सामने चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अद्विका चिढ़ते हुए अपने कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन अद्विका से अपने ब्लाउज का हुक नहीं खुल रहा था। अद्विका हुक खोलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अब अद्विका को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाए जा रही थी। वहीं रुद्र अद्विका को काफ़ी गौर से देख रहा था। तभी अद्विका ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, आप क्या ऐसे ही बैठे-बैठे मेरी शक्ल देखते रहेंगे? थोड़ी-सी हेल्प भी कर दीजिए। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए अद्विका की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र अद्विका को पलटकर उसके ब्लाउज का हुक खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे भी हुक नहीं खुल रहा था। शायद वो कहीं अटक गया था। तभी रुद्र अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लाउज को खींच देता है, जिससे वो फट जाता है। रुद्र के हाथ में ही आ जाता है। वहीं अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, ये क्या किया आपने? आपने तो ब्लाउज ही फाड़ दिया। अगर नहीं निकल रहा था तो मना कर देते। मैं प्राची से हेल्प ले लेती। फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अब फालतू में ही इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो रुद्र ने अद्विका को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? इतनी देर से इसे खोलने के लिए परेशान थी, अब जब खुल गया तो भी परेशान हो? फिर रुद्र ने अद्विका को सीधा करके उसके ब्लाउज को निकालते हुए कहा, अब इसे निकालो और अपने कपड़े पहन लो। जैसे ही रुद्र ने अद्विका का ब्लाउज निकाला, वैसे ही अद्विका शर्मा कर पलट कर खड़ी हो जाती है। अद्विका के पलटने पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पलटने से क्या मिरर भी पलट जाएगा? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। रुद्र के ऐसा बोलने पर अद्विका सामने देखती है, जहां मिरर में रुद्र उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र को देखकर अद्विका के लाल शर्म से और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लेती है। तो रुद्र ने अद्विका की तरफ पलटते हुए कहा, ऐसे छुपाने से क्या होगा जान? मैं तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट देख चुका हूँ, तो अब इसका कोई फायदा नहीं है। अद्विका बस शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तभी रुद्र अद्विका की ड्रेस उठाकर उसे पहना देता है, फिर अद्विका के फोरहेड पर किस करके वहां से बाहर चला जाता है। सब लोग शॉपिंग करने के बाद गाड़ियों के पास खड़े थे। तभी प्रथम ने कहा, ये अभी कहाँ रह गया? ऐसा क्या खरीद रहा है? तो आदि ने कहा, लगता है अभी भाई भूल गए हैं कि शादी प्रथम भाई की है, उनकी नहीं, जो इतना टाइम लगा रहे हैं। तभी प्रथम ने कहा, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। और फिर प्रथम अभी को कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाता। तभी रुद्र ने कहा, हमें चलना चाहिए, अभी घर आ जाएगा। रुद्र की बात मानकर सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अद्विका और रुद्र एक ही गाड़ी में थे और अकेले थे, क्योंकि रुद्र को ऑफिस जाना था और वो अद्विका को भी अपने साथ लेकर आ गया था। इस वक्त अद्विका रुद्र की गोद में बैठी हुई थी। तभी रुद्र ने कहा, वैसे जान, तुम शर्माते हुए काफी क्यूट लगती हो। मेरा मन तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने का करता है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर अद्विका ने रुद्र से कहा, इसका मतलब आपने सबसे झूठ बोला कि आप ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि आपको जरूरी काम है? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, जरूरी काम तो है, लेकिन ऑफिस नहीं, कहीं और। तो अद्विका ने कहा, अगर आपको जरूरी काम है तो आप मुझे साथ लेकर क्यों आए हैं? तो रुद्र ने कहा, अब जिसके साथ काम है उसी ही तो साथ लेकर आऊंगा, किसे लेकर जाऊंगा? तो अद्विका ने कहा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम था जो घर से इतनी दूर लेकर आए हो? घर पर भी तो बात कर सकते थे ना? तो रुद्र ने कहा, क्योंकि घर में हमें कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तभी रुद्र ने अपने मन में कहा, काश कर मेरा भाई, वो तो हमें डिस्टर्ब किए बिना बिल्कुल भी नहीं मानता। कुछ ही देर में रुद्र की गाड़ी एक फार्म हाउस पर जाकर रुकती है। जैसे ही अद्विका गाड़ी से बाहर आती है तो वो फार्म हाउस को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत। उसके चारों तरफ पहाड़ थे और ग्रीनरी फैली हुई थी। अद्विका ने फार्म हाउस को देखते हुए कहा, वाव, कितना खूबसूरत है। तो रुद्र ने कहा, हाँ, और अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है, चलकर देख लो। फिर रुद्र अद्विका को लेकर अंदर चला जाता है। जब अद्विका अंदर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से भी काफी खूबसूरत था। फार्म हाउस की बैक साइड की वॉल ट्रांसपेरेंट थी, वहां से बड़े बड़े पहाड़ और ग्रिंडल साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अद्विका काफी खुश थी। अद्विका को खुश देखकर रुद्र के फेस पर भी हल्की स्माइल थी। तभी रुद्र ने कहा,
रूम जाकर देख लो, वो तुम्हें और भी पसंद आएगा। वहीं अभिक मुक्ति को डॉक्टर को दिखाकर उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, तो मुक्ति अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है उसकी सौतेली बहन शिखा और सौतेली माँ वहीं हॉल में बैठी हुई थी। तभी शिखा की नज़र मुक्ति पर जाती है, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तो शिखा ने अपनी माँ से कहा, माँ आ गई आपकी लाडली बेटी। तो मिस्टर देसाई ने मुक्ति को देखकर कहा, आ गई, तुम कहाँ गई थी? तो मुक्ति ने डरते हुए कहा, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो मुझे चोट लग गई थी। तो मिस्टर देसाई ने मुक्ति के पास जाकर उसके बाल पकड़ते हुए कहा, झूठ बोलना बंद कर दे, हमें अच्छे से पता है तू अपनी किसी आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी। तो मुक्ति ने दर्द से तड़पते हुए कहा, ये आप क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में डॉक्टर के पास गई थी। तो शिखा ने मुक्ति के पास आकर कहा, ऐसी भी क्या सीरियस चोट लग गई थी तुम्हें जो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वो भी बिना बताए, और फिर डॉक्टर के बहाने किसी और से मिलने गई थी? तो मुक्ति ने रोते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं डॉक्टर के पास ही गई थी। वो मॉल में शिखा ने मुझे धक्का मार दिया था तो मुझे चोट लग गई थी, इसीलिए डॉक्टर के पास गई थी। तो शिखा ने मुक्ति के पास आकर कहा, इतना भी तेज धक्का नहीं मारा था जो तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, समझे? तो मुक्ति ने कहा, शिखा मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे धक्का मारने से मुझे चोट लग गई थी। तो शिखा ने गुस्से में मुक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा, अब भी झूठ बोलने लग गई है तू। शिखा के थप्पड़ मारने पर उसकी अंगुलियां मुक्ति के गाल पर छप जाती है और मिस्टर देसाई ने मुक्ति को धक्का देते हुए कहा, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई होगी। इससे पहले मुक्ति गिरती किसी की दो मजबूत बाहें उसे गिरने से संभाल लेती है। जब मुक्ति अपना सिर उठाकर देखती है तो सामने अभिक गुस्से में खड़ा हुआ था। अभिक गुस्से में शिखा और उसकी माँ को घूरकर देख रहा था। तभी अभिक ने मुक्ति को ठीक से खड़ा किया और मिस्टर देसाई को घूरते हुए गुस्से में कहा, आप एक माँ होकर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलने के लिए। तो मिस्टर देसाई ने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है शिखा, और तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? तुम्हें किसने हक दिया बोलने का? ये हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पल रही है और हमारे घर में रह रही है, तो हम जैसे चाहे वैसा बिहेव कर सकते हैं। तो अभिक ने गुस्से में कहा, आपको कोई हक नहीं है किसी के साथ ऐसा बिहेव करने का, समझिए आप। तो मिस्टर देसाई ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ले जाओ, इसे अपने घर रखो और अच्छे से, हमें कोई आपत्ति नहीं। मिस्टर देसाई की बात सुनकर अभिक ने मुक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सब देखने के बाद तो मैं वैसे ही इसे यहाँ नहीं रहने देता, और अब तो आपने खुद अपने मुंह से ही कह दिया, तो अब मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और अभिक मुक्ति का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। मिस्टर देसाई ने सोचा था कि अभिक मुक्ति को अपने साथ क्यों ले जाएगा, और अगर ले भी गया तो मुक्ति उसके साथ कभी नहीं जाएगी, लेकिन मिस्टर देसाई ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। मुक्ति भी अभिक के साथ चुपचाप चली जाती है। आखिर वो भी इस रोज रोज के तमाशे से थक चुकी थी। रोज उसे सुनाया जाता, रोज उस पर हाथ उठाया जाता था, लेकिन आज तो उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया गया। इसीलिए अब वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुक्ति और अभिक के वहां जाने के बाद शिखा ने अपनी माँ से कहा, मॉम, आपने मुक्ति को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? अब आप पापा को क्या बोलेंगे जब पापा मुक्ति के बारे में पूछेंगे? तो मिस्टर देसाई ने कहा, मुझे क्या पता था वो सच में उसे यहाँ से ले जाएगा और वो सच में उसके साथ चली जाएगी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुसीबत से पीछा छूटा, और तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगी। वहीं अभिक मुक्ति को लेकर कार तक आ जाता है। अभिक अभी भी काफी गुस्से में था। मुक्ति को अभिक का चेहरा ही देखकर समझ आ रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी अभिक ने मुक्ति से कहा, अच्छा हुआ तुम मेडिसिन यहीं छोड़ गई थी, वरना मैं ऐसे ही चला जाता। वो लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते, और तुम क्या हो जो ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। अभिक की बात सुनकर मुक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अभिक ने खुद को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब गाड़ी में बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। तो मुक्ति ने कहा, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। तो अभिक ने कहा, चली जाऊंगी से क्या मतलब है? कहाँ चली जाओगी? फिर से उस जहन्नुम में जहाँ तुम्हें इंसान नहीं जानवर समझा जाता है? अरे जानवर के साथ भी लोग ऐसा बिहेव नहीं करते, समझी? चुपचाप बैठो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अभिक का गुस्सा देखकर मुक्ति चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और अभिक जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहां से गाड़ी भगा देता है। मुक्ति चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी और अभिक भी गुस्से में ड्राइव कर रहा था। दोनों के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अभिक का फोन रिंग करता है। अभिक ने अपना फोन देखा तो प्रथम का नाम फ्लैश हो रहा था। तो अभिक गाड़ी साइड में रोककर फोन पिक करता है। तो उधर से प्रथम की गुस्से से भरी हुई आवाज आती, कहाँ है तू?
हम कब से तुझे कॉल कर रहे हैं लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा और मॉल से भी बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो अभिक ने शांत लहजे में कहा, तू इतना क्यों भड़क रहा है? कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए बिना बताए चला गया। फ़ोन में शायद नेटवर्क नहीं आ रहे थे इसीलिए नहीं लग रहा था। मैं शाम को घर आकर बात करता हूँ। तो प्रथम ने कहा, वैसे ये बता अभी तू है कहाँ? तो अभिक ने कहा, अभी मैं बिजी हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ। इससे पहले कि प्रथम कुछ और पूछता, अभिक तब तक कॉल कट कर देता है और वहां से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अभिक वहां से एक बिल्डिंग के सामने जाकर गाड़ी रोकता है और बाहर निकल जाता है। अभिक के साथ मुक्ति भी बाहर निकल जाती है और फिर अभिक मुक्ति को लेकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। अभिक एक अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। वो अपार्टमेंट काफी आलीशान था। तभी अभिक ने मुक्ति को देखकर कहा, तुम यहीं रहोगी और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। अभिक की बात सुनकर मुक्ति ने कहा, सर इस सब की क्या जरूरत थी? आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो अभिक ने गुस्से में कहा, तो क्या चाहती हो तुम? क्या तुम उसी नर्क में रहना चाहती हो? चुपचाप यहाँ रहो और यहाँ से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, समझी? अभिक को इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए मुक्ति डर जाती है। मुक्ति को डरते देखकर अभिक ने खुद को शांत करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं था। देखो यहाँ तुम सेफ हो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। इतना बोलकर अभिक वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका रूम में जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि वो रूम काफी खूबसूरत था। उसकी वॉल कांच की थी जिसके बाहर ग्रीनरी अच्छे से दिखाई दे रही थी। उन वॉल पर कर्टन लगे हुए थे। एक किंग साइज बेड था जो रस्सियों पर टिका हुआ था। अद्विका को वो रूम सच में काफी खूबसूरत लग रहा था। तभी रुद्र आकर अद्विका को पीछे से गले लगा लेता है। फिर रुद्र ने अद्विका के कंधे पर अपना फेस टिकाते हुए कहा, कैसा लगा? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है, मेरा मन कर रहा है मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। तो रुद्र ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा मन होगा तब हम यहाँ आ जाया करेंगे। फिर रुद्र एक झटके में अद्विका को अपनी तरफ पलट देता है। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया था? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, नाम। तो अद्विका मासूमियत से अपना सिर नाव में हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर रुद्र ने अपने मन में कहा, खासकर मेरा भाई। तभी अद्विका ने कहा, हमें वहाँ कौन डिस्टर्ब करता था? कोई भी तो नहीं। फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन हम तो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारी आवाज़ें रूम से बाहर जाती है जो लोगों को डिस्टर्ब करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी आवाज़ों से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका शर्मा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी रुद्र ने एक और कदम से अद्विका की धड़कनें ही बढ़ा दी थी क्योंकि रुद्र के होठ इस वक्त अद्विका की गर्दन को छू रहे थे, जिससे अद्विका सिहर जाती है। अद्विका की धड़कनें इस वक्त नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में धड़क रही थी। अब रुद्र के होठ धीरे धीरे अद्विका की गर्दन से फिसलते हुए कॉलर बोन पर आ जाते हैं। रुद्र अद्विका की कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट कर लेता है। रुद्र के बाइट करते ही अद्विका की आह निकल जाती है। इस वक्त अद्विका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वहीं रुद्र के हाथ अद्विका की बॉडी पर रेंग रहे थे। अब रुद्र के होठ अद्विका के गुलाबी होठों पर थे। रुद्र अद्विका के होठों को काफी पेशेंटली किस कर रहा था। वहीं अब अद्विका भी बराबर रुद्र का साथ दे रही थी। जब किस करते हुए अद्विका की सांसें उखड़ने लगती है, तब जाकर रुद्र अद्विका से अलग होता है और फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र ने अद्विका को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र अद्विका की नेक पर किस कर रहा था। तभी वो अपने एक हाथ से अद्विका की ड्रेस को उसके कंधे से नीचे खिसका देता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हुए किस करने लगता है। रुद्र की हर एक किस के साथ अद्विका की सिसकियां निकल रही थी, जो रुद्र को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। अब रुद्र ने अद्विका के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और अपने कपड़े भी उतार दिए थे। धीरे धीरे रुद्र अद्विका की बॉडी को किस करते हुए अद्विका के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे अद्विका की सिसकियां और भी तेज हो जाती है। लगभग 2 घंटे बाद रुद्र अद्विका से अलग होकर उसके बगल में लेट जाता है।
अद्विका काफ़ी थक गई थी जिस वजह से वो सो गई थी। वहीं रुद्र बस अद्विका के मासूम चेहरे को निहार रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिक मुक्ति को छोड़कर प्रथम के घर पहुंच जाता है। सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी अभिक की मॉम ने कहा, बेटा तुम कहाँ गए थे? हम लोग तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।